सत्ता की शुरुआत आज बंगाल की राजनीति की खबरों से करते हैं, जिसमें स्पष्ट नतीजों के 24 घंटे बाद भी राजनीतिक माहौल में शांति और संयम की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और राजनीतिक हमला आज भी उसी तरह तीखा और नुकीला है जैसे चुनाव प्रचार के दौरान हुआ करता था। हालांकि आज का यह हमला एक तरफा था और सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से था। 15 वर्ष तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने टीएमसी और खुद की हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बहुत गुस्से में थी। उनके एक तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी थे और दूसरी तरफ फिरहाद हकीम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ममता ने साफ कहा कि वो हारी नहीं है, इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। ममता ने कहा कि उन्हें हार का सबूत चाहिए। तकरीबन 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव और नतीजों पर 5 एंगल दिए, जिनमें पहला एंगल ये था, जबरन हराया गया। उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है, उन्हें जबरन हराया गया है। पीएम और गृह मंत्री ने मिलकर उन्हें हराया है। दूसरा एंगल था कि अत्याचार हुआ है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें काउंटिंग सेंटर से धक्के देकर बाहर निकाला गया। तीसरा एंगल था कि चुनाव आयोग असली विलेन है। ममता ने साफ कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, एक्चुअली चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। चौथा एंगल यह था कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ किया कि उन्हें इंडिया गठबंधन के नेताओं के फोन आए और वो विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। पांचवा एंगल यह था कि भविष्य की रणनीति पर अब वो क्या करने वाली हैं। यह एंगल इसी पर आधारित था। अब लोगों के मन में यह सवाल भी है कि ममता आगे क्या करने वाली हैं और इस पर ममता ने साफ किया कि वो अभी कुछ नहीं बताएंगी, प्लान तैयार है। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा और फिर आपको राजनीतिक रिएक्शंस दिखाते हैं। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না। আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন। We fought against the all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. And they change all the IC to OC to SDO to PM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And BJP played a game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the court of betting between BJP and the election commission. They kicked me in my belly, they kicked me in my backside, and they abused, physically manhandled, assaulted, and you cannot imagine what happened because that time CCTV was off. CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने खुद की हार के सबूत भी मांगे हैं। उनका कहना है कि जब हार ही नहीं है तो इस्तीफा कैसा। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहने से पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट हो सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि संविधान में जो लिखा है वही करना होगा, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मर्जी के अधीन होता है। अनुच्छेद 164 इस बारे में स्पष्टता देता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटाने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकते हैं और वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। यानी सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि राज्यपाल क्या करेंगे। अगर विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प यह है कि संवैधानिक परंपराओं के तहत अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चूंकि चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80, इसलिए ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा।
अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। दूसरा विकल्प यह है कि अगर मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। आर्टिकल 172 संविधान में जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल का बनाया गया है, उसको इमरजेंसी में राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। और 5 साल के कार्यकाल के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 15 के तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल के अनुशंसा के अनुसार विधानसभा चुनावों की। तो विधानसभा चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, जो नए विधायक हैं उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो नई विधानसभा का जल्द ही गठन होगा। तो 7 मई के बाद जो पुरानी विधानसभा है उसका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ममता बनर्जी न ही विधायक रहेंगी और न ही उनके चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई औचित्य है, लेकिन वो गवर्नर की अनुकंपा से 2 दिन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकती हैं। भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि चुनाव हारने के बाद, बहुमत खोने के बाद कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 75 वर्ष पिछले बीत चुके हैं और हमारे संविधान की परंपराएं स्थापित हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि संविधान में लिखे हरफों के बराबर मजबूत होता है, प्रभावी होता है, और उस कन्वेंशन के हिसाब से जो हार जाता है चुनाव वो इस्तीफा दे देता है, राज्यपाल से मिलने जाता है, धन्यवाद देता है और इस्तीफा दे देता है और इस बात में मदद करता है कि नई सरकार स्थापित हो। अब फिर से ममता के आरोपों पर लौटते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग के खिलाफ है। ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हार से ममता बनर्जी बौखलाती हैं। ইলেকশন কমিশনকে ভিলেন, একটা কোট এন্ড কোট ভিলেন, ইলেকশন কমিশন ভিলেন বায়াসও বলেছে, বায়াস বলেছেন। দেখো যেটা আছে আমি কিছু বক্তব্য দিতে পারবো না, আমি শুনিনি উনি কোন পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলেছেন কি বলেছেন, যেটা আছে আমি এখন রিঅ্যাক্ট করব না। প্রয়োজন হবে আমি যখন ভিজি দেখবো, কনটেক্সট জানবো, স্পেসিফিক এলিগেশন জানবো, স্পেসিফিক দিনের আছে তারপরে বলতে পারবো। इतना झूठ बोलते हुए, जबरदस्ती आप लोगों ने चुनाव, इतना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? मुख्यमंत्री हैं, जेड+ की सुरक्षा में, कैसे सेंट्रल फोर्स मारपीट कर लेगी? नो उल्लू बनाएंगे, वो ऐड आता था ना, नो उल्लू बनाएंगे, तो अब ये सब नहीं चलेगा। काट की हांडी नहीं चलती है बार बार। The misuse of political machinery is at the peak. I fully agree with him. There is no doubt in it. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने आरोपों की जो सीरीज शाम को लॉन्च की, उसका ट्रेलर कल से ही देखने के लिए मिलने लगा था और आज उन्हें इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं का समर्थन भी मिला। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के उन नेताओं को भी नसीहत दी जो ममता की हार से खुश हो रहे थे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के और दूसरे दलों के कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है। ममता बनर्जी को यह बयान अच्छा लगा। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की उनसे बात हुई, इसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठ के चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता।
राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ, दोनों हार गए। देखिए, श्री राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तनाव बोल रहा है। यही बात श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। बंगाल में हिंदुत्व की जो लहर, इस लहर के चलते, और बंगाल में सत्ता विरोधी लहर, दोनों लहर एक साथ काम किया है। इसका असर इस चुनाव नतीजे में हमें देखने को मिला है। अब एक विधानसभा में 20,000 नाम कटे और भाजपा जीती 30,000 से सभी इन विधानसभाओं में। तो 20,000 नाम कटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव पे उसका फर्क नहीं पड़ता ये नाम रहते भी। लेकिन 20,000 नाम काटे और भाजपा 10,000 वोट से इन विधानसभाओं में जीती है, तो एसआईआर से उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। जनता इस जीत को पचा ही नहीं पा रही है। जनता इस बात को समझ रही है भली भांति कि ये जनतंत्र में जनता हार गई, तंत्र जीत गया। वैसे ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें भवानीपुर से हराने के लिए साजिश की गई, जबकि ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को वोट दिया और हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया। वो हिंदू वोटों की वजह से जीत गए हैं, जबकि मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को जिता नहीं पाए। When I came to know all the counting agents are withdrawn, that time I was reading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPF and 200 outsiders good. And then they begging our people. Even the women were not spared and they snatched all the 17 seat form. ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। और इस सब के बीच बंगाल में आज भी कई जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते भिड़ते दिखे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस झड़प में किसी की मौत नहीं हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी खुद तोड़फोड़ कर रही है और बीजेपी का नाम लगा रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं। जो लोग इधर खुशी मना रहा था तो एक साथ मना रहा था। रात को इधर का पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, वो इधर का साधारण नागरिक है, उसका घर में चढ़ाव होकर उसको लाठी, बांस एवं क्रूर से मारा है। तो इसलिए पूरा का पूरा गांव का जो लड़का लोग है, जो इधर का माँ बहन है, सब निकला है। पुलिस प्रशासन के मैंने बोला है उसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ किया नहीं। देखिए, हमारी तरफ से अगर ऐसा एक भी घटना हुआ तो मैं विनम्रता से तृणमूल कार्यकर्ता, तृणमूल नेता को पास क्षमा भी कर रहा हूं। ये होना नहीं चाहिए, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपका जानकारी के लिए बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी झमेला है।